नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। तो आज भी कई जिलों में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। पूर्वांचल के प्रयागराज, महाराजगंज में भी होगी यात्रा। अवध के बहराइच, बाराबंकी और गोंडा में भी यात्रा चल रही है। बुंदेलखंड के बांदा और महोबा में होगी जन आशीर्वाद यात्रा। फिरोजाबाद में भी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनके द्वारा ये यात्रा निकाली गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी एक मंत्री को कम से कम 500 किलोमीटर के दायरे में ये कहा गया है कि आप लोगों के बीच संपर्क करें, विधानसभा में जाएं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। और ऐसे में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनाने की भी कवायद शुरू हो गई है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्षियों को करारा जवाब दिया जाए। वो जिन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन मुद्दों पर जो है जनता के बीच में जाया जाए, उन्हें जो है सरकार और पार्टी का पक्ष रखा जाए और ये बताया जाए कि कैसे विपक्ष जो है झूठे आरोप लगा रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो कोरोना की नाकामी की बात हो, या फिर ओबीसी और अनुसूचित जाति से कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं उनके स्वाभिमान की बात हो, इन तमाम मुद्दों को उठा करके जो है बीजेपी इस वक्त जनता के बीच में जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में छोटी छोटी सभाओं के जरिए बीजेपी इस वक्त जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनमानस के बीच में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और इसमें यथोचित समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो छोटी छोटी सभाएं हैं उसमें जिस तरीके से इस जबरदस्त चिलचिलाती गर्मी में भी समर्थन मिल रहा है, तो बीजेपी उससे उत्साहित जरूर है। लेकिन ये समर्थन वोटों में कितना तब्दील हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जो मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा है वो आज तीसरा दिन है उसका। आज फिरोजाबाद से एसपी सिंह बघेल यात्रा को निकालेंगे और आज ही बीएल वर्मा तो गाजियाबाद से इस यात्रा को निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अलग अलग मंत्री अलग अलग जगह से अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं जी। और उसी कड़ी में आज जन आशीर्वाद यात्रा का तीसरा दिन है। यानी जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों से यात्रा का शुभारंभ करते हैं और फिर एक सबको जो बटा हुआ है कि आपको कहां से कहां जाना है, यानी एक मंत्री को कितना सीमित किया गया, कितने जिलों तक उनको जाना है, कितना किलोमीटर की यात्रा होगी और लोगों की भीड़, जैसे आपने कहा भीड़ तो आ रही है लेकिन वोट बैंक में कितने तब्दील होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों के चेहरे से सब कुछ समझ में आ जाता है। तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए विद्या, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में सवाल तो हैं, इसमें कहीं कोई शको शुबह नहीं कि सवाल नहीं है। वो सवालों के कितने जवाब इस आशीर्वाद यात्रा में मिल पाते हैं ये निर्भर करेगा कि 2022 के वोट बैंक में किस तरीके से जो है बीजेपी अपना बचा पाती है और विपक्षी उसमें सेंधमारी कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग मंत्रियों के, एक मंत्री को मिनिमम 500 किलोमीटर और मैक्सिमम 700 किलोमीटर का जो है दायरा निर्धारित किया गया अपनी यात्रा के दौरान जो है। तो सबका अपना अपना जो अपने संसदीय क्षेत्र से आसपास के 2-3 संसदीय क्षेत्र है उनको लेकर के यात्रा चलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 120 जो है ये विधानसभा, 35 लोकसभा और 3500 किलोमीटर का सफर ये 7 मंत्री कर रहे हैं। यानी कि एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 450-500 किलोमीटर का सफर एक मंत्री करेगा जन आशीर्वाद यात्रा में। इसके जरिए से 35 लोकसभा सीटों के साथ साथ 120 विधानसभा सीटों को कवर करने की तैयारी है। तो अब ये अगर इस पर रिस्पांस मिलता है तो पार्टी इसको लेकर के आगे भी दूसरे मिशन को प्लान करेगी। लेकिन फिलहाल जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए उन तमाम केंद्रीय मंत्रियों को प्लांट करने की तैयारी है, उनके जरिए उन जातीय समीकरणों को साधने की कवायद है जिसके जरिए विपक्ष सरकार को या पार्टी को घेर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वो रायबरेली पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सपा सरकार को जिंदा नहीं मुर्दों की चिंता थी, इसलिए सपा सरकार ने कब्रिस्तानों में बाउंड्री
वॉल बनवाने का काम तो किया, लेकिन जनहित की योजनाएं नहीं लागू की। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रायबरेली पहुंचे। जन आशीर्वाद यात्रा है और लगातार भारी पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। कल मैं उन्नाव था, आज उन्नाव से निकला हूँ। बड़े पैमाने पर जनता हम लोगों के साथ खड़ी हो रही है, पार्टी के साथ, भाजपा के साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि जनता को मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 घंटे बिजली मिल रही है, सब बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। 14 करोड़ लोगों को, अब तक के महिलाओं को गैस सिलेंडर मिल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। योगी सरकार पेश करेगी चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट। विधानमंडल में हंगामा होने के आसार भी हैं। विपक्ष ने तैयारी कर ली है। वेल में आकर सपाइयों ने कल जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के कारण आज सुबह तक के यानी कि 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया था। सत्र के पहले दिन सपाइयों ने विधानसभा के गेट पर चढ़कर प्रदर्शन किया था। नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, निश्चित तौर पर आपसे कुछ ही देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि विपक्ष ने पूरी तैयारी की है हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की। आज सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? दिन और दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से जब सत्र की शुरुआत हुई कल, तो जिस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। आज 11 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई थी। आज जब 11 बजे से फिर से जो है सत्र की शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें, चाहे हम सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो जोरदार हंगामे के साथ मानसून सत्र शुरू होने की पूरी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम सरकार की तरफ से बात करें, तो सरकार की तरफ से प्रयास रहेगा कि आज जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया जा सके। कहीं ना कहीं जब अब सत्र शुरू होगा उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल जिस तरीके से जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई और समाजवादी पार्टी ने अपने तेवर दिखाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से विधानसभा के गेट पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया, कहीं पर विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि विधानसभा के आसपास के एरिया की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरीके से किसी भी ऐसे प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है जिसमें गाड़ी शामिल हो या फिर बैलगाड़ी शामिल हो या फिर जानवर शामिल करके प्रदर्शन किया जाए, उन पर रोक लगाई गई है। ऐसा ना होने पर धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मानसून सत्र शुरू होने के पहले ही एक आदेश जारी किया गया था। जी नीलेश, निश्चित तौर पर वक्त बहुत ही कम है, काम बहुत ज्यादा है, सरकार को बहुत सारे कार्य करने हैं और ऐसे में विपक्ष का हंगामा भी है, चुनौती है। तो क्या एक नई रणनीति के साथ सरकार आज से पेश आएगी? क्योंकि बहुत जरूरी है 3 दिन के भीतर सब काम कर लेना है। 7 दिन का ये सत्र है, 3 दिन ही चलना है, 4 दिन अवकाश ही है। देखिए, बिल्कुल 7 दिन का सत्र है और 3 दिन में पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को इस मानसून सत्र में करनी होगी, क्योंकि 6 माह का समय उत्तर प्रदेश सरकार के पास बचा है कि उनकी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर 6 माह के अंदर लागू किया जाए, क्योंकि 6 माह के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सरकार अगर रणनीति मजबूत नहीं बनाएगी तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। और 2022 में अगर योजनाएं पूरी नहीं होती तो जनता भी सरकार से सवाल करेगी कि आखिर क्या वजह रही कि जो योजनाएं अधूरी रह गई। तो सरकार भी चाहती है कि इस मानसून सत्र में जितने भी नियम कायदे कानून बनाने हो बनाकर उसके बाद जो सरकार की योजनाएं उनको धरातल पर लागू किया जाए। उसी को लेकर अगर हम आज के सत्र की बात करें तो आज का सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल के हंगामे के बाद सत्र को स्थगित किया गया था, दोपहर 11 बजे तक स्थगित किया गया था। उसके बाद आज जब सत्र शुरू होगा तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि विपक्ष को समझाने बुझाने के बाद जो अनुपूरक बजट सरकार को पेश करना वो पेश किया जा सके। अगर आज भी विपक्ष हंगामा करता है तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने मुसीबतें बढ़ेंगी कि कैसे वो मानसून सत्र में विपक्ष को
अपने साथ में रखते हुए जो सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करना है उनको लागू कराया जाए। तो तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं आज के मानसून सत्र में। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किस नए रणनीति के साथ आज सरकार को घेरने का काम करती है, तो वहीं कांग्रेस कैसे सरकार के ऊपर निशाना साधेगी। इन तमाम महत्वपूर्ण चीजों को देखते हुए 11 बजे से जब मानसून सत्र शुरू होगा तो कितना जोरदार हंगामेदार रहता है, या सरकार की तरफ से विपक्ष को साधते हुए, विपक्ष को समझाते हुए कैसे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिरोजाबाद का नाम बदलने और आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री मोती सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। फिरोजाबाद का नाम बदले जाने को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। जिला पंचायत से प्रस्ताव पास होने के बाद शासन में भेज दिया गया है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह मौजूद हैं, जो जनपद फिरोजाबाद के भी प्रभारी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत पहले तो आपका। मैं जानना चाहूंगा कि फिरोजाबाद का नाम बदला जा रहा है, ऐसे लगातार चर्चाएं तेज हैं। जिला पंचायत से भी प्रस्ताव पास हो गया, क्या कहते हैं? मैं जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय के शपथ ग्रहण समारोह में गया था। उस जनपद के पुराने ऐसे महानुभाव जिन्हें अपने जनपद के इतिहास भूगोल की बड़ी ही गहरी जानकारी थी, उस कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में यह विषय आया कि वह चंदन नगर नाम का जनपद था। कभी वो किसी शासक ने उसके नाम को बदलकर फिरोजाबाद कर दिया। वहाँ एक जन आवाज उठी थी और जनता की मांग थी कि उस जनपद का नाम चंदन नगर पुनः बहाल कर दिया जाए। सर, ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मिले, उसके बाद उन्होंने विरोधी स्वर लगातार बीजेपी के बारे में एंटी बातें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के विश्वास की आवश्यकता है और अंतिम व्यक्ति के विश्वास से भारतीय जनता पार्टी सीधे जुड़ी है। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों में लगी है। इन सब चीजों में और भारतीय जनता पार्टी पढ़ती है। सर, अंतिम सवाल, 2022 में कितनी सीटें मिलेंगी? 325 से ज्यादा। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाक जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया, फिरोजाबाद। खबर गोरखपुर से, जहां पर एक्शन में पुलिस प्रशासन, जेल में डीएम और एसएसपी ने छापा मारा है। कई थाने की पुलिस फोर्स के साथ रेड की गई है। छापा मारकर रंगदारी मांगने वाले की तलाशी की गई। जेल में ही बंद बदमाश ने मांगी थी रंगदारी। मिठाई व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। खुद को बदमाश सनी सिंह का भाई बताया था। पुलिस ने जेल में हर बैरक की तलाशी ली है। और हरेंद्र दुबे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? हम आपको बताना चाहेंगे कि गगहा थाना क्षेत्र में एक तिहरा हत्याकांड हुआ था अभी इसी साल में फरवरी में, जिसमें आरोपी बनाए गए थे टीका सिंह। टीका सिंह को गोरखपुर जेल में बंद किया गया। परसों की सुबह कौड़ीराम के एक व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर देख लेने और जान से हाथ धोने की धमकी दी गई थी टीका सिंह द्वारा। जिन्होंने फोन किया था उन्होंने कहा कि मैं टीका सिंह बोल रहा हूं। इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एडीजी जोन अखिल कुमार और जे रविंद्र गौड़ से, जो आईजी हैं, उनसे की गई थी। पीड़ित द्वारा शिकायत की गई थी। उसके बाद जो है कि एक्शन में जिला प्रशासन गोरखपुर का आया है और जेल में ताबड़तोड़ छापी मारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 15 अगस्त के दिन हुई युवक की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से एक चाकू और एक पिस्टल बरामद की है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि थाना अम्बेडकर नगर इलाके में अपराधियों ने एक व्यक्ति गौरव नाम के सिर पर पीछे से गोली मार दी थी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। और इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 15 अगस्त को देखते हुए बीते दिनों दिल्ली पुलिस दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की जांच की, जिसमें डाबरी, उत्तम नगर और मोहन गार्डन के पुलिसकर्मियों ने 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जो वैध वीजा और पासपोर्ट के बिना रह रहे थे। इनके खिलाफ धारा 14A फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
12 अगस्त को एक स्पेशल मुहिम में उत्तम नगर और मोहन गार्डन थाने की पुलिस टीम ने मिल करके 4 नाइजीरियंस के खिलाफ 14A फॉरेनर्स एक्ट में कार्रवाई करी है और उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा रहा है और फर्दर लीगल एक्शन में लिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में स्टाफ कर्मचारी अव्यवस्थाओं के बीच काम करने को मजबूर हैं। स्टाफ कर्मचारी उषा ने बताया कि यहां अस्पताल में स्टाफ को ही कोई सुविधा नहीं मिलती है। अस्पताल में स्टाफ को कोरोना वैक्सीन भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में हमने अस्पताल के डायरेक्टर राजकुमार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ऑक्सीजन वगैरह का बहुत क्राइसिस था, तो हमने बोला कि इनके लिए बेड यहाँ पे कराए और कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने हमारा एक भी बात नहीं मानी उस चीज़ के लिए। तो हम लोगों ने बाद में जब ख़त्म हो गया ये सेकंड वेव, तो हमने इनसे अपनी डिमांड रखी कि हम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, तो हमें हमारे लिए कुछ सुविधाएं दी जाए। सर हमारा इधर मैं यहाँ पे दिल्ली नर्सेस यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, VPCI यूनिट का। यहाँ पे हमारा क्या है, SIU नॉर्म होता है, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट नॉर्म होता है जो नर्सिंग के लिए होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 2000 में हमारा 20 बेड थी, 20 बेड था, उसमें से 17 नर्सिंग स्टाफ थे। अभी हमारा 128 बेड हो गया और उसके बाद इमरजेंसी 24 आवर्स हो गया, उसके बाद ICU 8 बेड खुल गई, उसके बाद एक वार्ड भी खुल गया, अभी पोस्ट कोविड भी खुल गया। अभी भी सैंक्शन हमारा पटेल चेस्ट का सैंक्शन 17 है और 17 स्टाफ है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट में 23 है। ठीक है सर, हमने ये डिमांड किया अकॉर्डिंग टू SIU नॉर्म हमारा 177 स्टाफ होना है यहाँ पे। परमानेंट स्टाफ एक्सपायर हो चुके हैं जिनको अभी तक कोई कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है, ना ही कोई उनके फैमिली मेम्बर से किसी एक को भी परमानेंट जॉब नहीं दी गई है। सेकेंडली वैक्सीनेशन की बात है। वैक्सीनेशन जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स को जनवरी से मार्च के बीच में लग गया था फर्स्ट डोज, हमें अभी तक नहीं लगा। अभी भी मैंने खुद का फर्स्ट डोज पॉजिटिव होने के बाद फर्स्ट डोज अपने पैसे से ही लगवाया। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर के ओरछा रोड थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत धामची में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के दौरान ग्राम पंचायत के सचिव ने अनुसूचित जाति सरपंच और उसके स्वजन की पिटाई कर दी। इस मामले पर संज्ञान लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मध्य प्रदेश के गांव धामची में एक अनुसूचित जाति के सरपंच द्वारा तिरंगा फहराया जाना और उसके उपरांत उसी पंचायत के सेक्रेटरी द्वारा गांव के सरपंच का पीटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरपंच एक इलेक्टेड अथॉरिटी होती है और जबकि पंचायत सेक्रेटरी उसके अधीन कार्यरत अधिकारी होता है, और ऐसा करना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें साफ साफ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है, भेदभाव दिखाई दे रहा है। वह केशवपुरम जोन के अंतर्गत दीवारों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रेरणादायक पेंटिंग की शुरुआत की गई है और इसी क्रम में केशवपुरम में आधे किलोमीटर की दीवार का लोकार्पण किया गया और उस पर पेंटिंग में तरह तरह की कलाकृतियों के माध्यम से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि इस दीवारों पर पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस कलाकृति के द्वारा लोगों में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि गीला व सूखा कूड़ा को कैसे अलग अलग करें, अपने घरों के आसपास के वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जाए। वहीं यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ मिशन क्लीन जारी है। हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आजमगढ़ की है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से लूटी हुई बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है जहां पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। बदमाश के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद की है। जबकि तीसरी तस्वीर बुलंदशहर की है जहां पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश को घायल कर दिया है। बदमाश के पास से एक तमंचा, कई कारतूस और बाइक बरामद हुई है। आज रात 10 बजे जब फूलपुर थाने के इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम हथौड़ा पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी तो एक मोटरसाइकिल पर 3
संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और 2 अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गए। ये एक इनामी है चरण सिंह, ये फरिया थाने से 20,000 का इनामिया था। हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉलो कर रहे थे, इनामिया था पकड़ना था हमको। आज सूचना मिली कि ये किसी की हत्या करने जा रहा है। एक चनौरा पुल है वहाँ पे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।